रहे हैं कि शेयर बाजार की चाल आगे कैसे रहने वाली है, कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे प्रभावित करेंगे और अगले हफ्ते रिजल्ट सीजन की शुरुआत में होने वाली है, तो इस पर काफ़ी चर्चा अब तक हो चुकी है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक मुद्दा छेड़ के रखा था कि महंगाई बढ़ने का खतरा जो है अब यहाँ पे टल गया है। इसको किस सेक्टर के लिए एक वरदान मान के चला जाए, ये आप चारों मेहमानों से पूछूंगा। शुरुआत में करना चाहूंगा अभिषेक अग्रवाल साहब से। मेरा जो इसमें ऑब्वियस पिक होगा लक्ष्मण जी, वो होगा एक ऐसे सेक्टर को देखते हुए जहाँ पे डिमांड की कोई इश्यू नहीं है, बट अगर इस तरह का जो वॉर की सिनेरियो की वजह से जो एलिवेटेड प्राइस थे जो अब करेक्ट हो गए, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? मेरा यहाँ पे जो फैक्टर होगा वो सेक्टर है एनर्जी। बिकॉज़ एनर्जी सेक्टर के अंदर में जो पावर जनरेशन कंपनीज़ है, वहाँ पे डेफ़िनेटली जो है वो मैटर करता है उनके लिए। बिकॉज़ हमारे पास सोर्स ऑफ पावर भी जो है वो बहुत मैटर करती है, और अब क्योंकि अ, जो एलिवेशन था, लॉजिस्टिक चैलेंजेस आ रहे थे, क्रूड ऑयल के ना अवेलेबल होने की वजह से या बहुत ज़्यादा महँगाई होने की वजह से, अब मुझे लग रहा है कि कम से कम इंडस्ट्रिया में जहाँ पे आगे आने वाले सीज़न में, जो कि फेस्टिव सीज़न होगा, उसके लिए पहले से इनको तैयारियाँ करनी पड़ती है। उसके लिए पहले से एक अपना प्रोडक्शन रेडी रखना पड़ता है, जहाँ पे एनर्जी की जो डिमांड है, वो मुझे लग रहा है कि और आगे कंटिन्यू बढ़ती हुई दिखेगी। और वहाँ पे एनर्जी वाली कंपनियों में जो करेक्शन अभी आया है, वो मुझे लगता है कि एक अच्छा हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी हो सकता है देखने के हिसाब से, क्या बाय करना है। ऑफ कोर्स इसमें मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को नहीं काउंट करूँगा, क्योंकि वहाँ तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम नहीं देखेंगे बिकॉज़ ऑफ द गवर्नमेंट की अंडर इंटरवेंशन की रिकवरी वजह थी। से, जहाँ पे हाँ, बट अदरवाइज़ अगर हम बाकी इसे एक एक्सेप्शन बना लें, तो फिर बाकी काफ़ी जगहों पे मुझे लग रहा है स्कोप है, जहाँ एविडेंट कंपनीज़ आपको मिल सकती है, जो ऑब्वियस बाइज़ है। हम्म। पंकज जैन साहब, इन्फ्लेशन का खतरा टला, कहाँ मौका? देखो लक्ष्मण जी, एक तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिल्कुल इस बात को हमारे को ब्रश ऑफ नहीं कर देना चाहिए कि अब वॉर का सिनेरियो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वी आर नाउ इन अ वेरी पीसफुल काइंड ऑफ सिनेरियो और ग्लोब में अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें सच्चाई नहीं ये है भूलना पंकज चाहिए जैन कि साहब जो कि भी तीन दरअसल चार मेन प्लेयर्स सब इस चीज को समझते हैं, लेकिन अब कोई सोचना भी नहीं में चाहते। इतना बुरा हाल में देख में लिया है में ना लोगों ने, में याद नहीं 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 करना चाहते। नहीं 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 देखो देखो, वन हैज टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, होना भी चाहिए, और वन हैज टू बी पर रियलिस्टिक प्रैक्टिकल इन होना लाइफ। चाहिए। हमें नहीं भूलना चाहिए जो वॉर रिलेटेड जो भी तीन चार बड़े प्लेयर्स थे, आई थिंक एट एंड ऑफ द डे ऑल दीज प्लेयर्स आर प्रिटी अनप्रिडिक्टेबल, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो ईरान हो, या वो बाकी भी। और हमारे को नहीं भूलना चाहिए एक और ऊपर एक और वॉर चल रही है जो कि थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, यूक्रेन रशिया में। सो आई थिंक, और मार्केट में एक 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 लाइन ऑफ थिंकिंग ये भी चलती है कि यूएसए का रवैया टिल अबाउट नवंबर, जहाँ पर मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, वो एक डिफरेंट हो सकता है, एंड पोस्ट नवंबर रवैया दूसरा हो सकता है। सो देर मेनी इश्यूज, मानसून रिलेटेड एक और इश्यूज इंडिया में चल रहा है, ठीक है, पिछले एक हफ्ते में मानसून इंप्रूव हुई है। सो आई थिंक बिल्कुल टू एक्सपेक्ट कि अब हम वी आर आर कार इज मूविंग ऑन अ स्मूथ रोड। आई थिंक इस चीज़ को नहीं भूल मद्देनजर नहीं लाना चाहिए। I think dips and ups will come, keep happening, but on a positive side सिनेरियो अब ऐसा लग रहा है, चाहे वो टेक्निकल्स हो, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, जिस तरह से एग्रेशन फ्रॉम गवर्नमेंट है, जिस तरह से वॉर में थमा हुआ है, सारे प्लेयर समझ गए हैं कि वॉर इज नो सोल्यूशन, सब थक गए, एवरीबडी वांट्स टू एंड द वॉर सिनेरियो। और हमारे जिस तरह से अब एफआई का रवैया टुवर्ड्स इंडिया, ऐसा लग रहा है कि वी आर मूविंग ऑन अ मच एग्रेसिव पार्ट टुवर्ड्स राइज इन निफ्टी। अगर मेरे को ये चूज़ करना हो, जैसे हम करीब 24,200-300 पे निफ्टी हैं, कि वेदर ऑन अ फास्ट फॉरवर्ड बेसिस इन नेक्स्ट 6 मंथ्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स 26,000 या समथिंग क्लोजर टू दैट, या बीच में कहीं पर 22,000 का भी डिप आ सकता है। आई थिंक chances of moving towards 25, 50, 26,000 are much higher than a major correction. और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट, इट्स अ बाय ऑन स्ट्रेटेजी मार्केट। इसमें बस हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन से सेक्टर्स एक ट्रेडिंग कॉल सेक्टर्स है, से समथिंग लाइक अ रियल एस्टेट, समथिंग लाइक मेटल, समथिंग लाइक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इसमें हो सकता है समथिंग लाइक एफएमसीजी, वी गेट मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट्स कि हम एक अट्रैक्टिव, या आईटी टेक्नोलॉजी पे भी आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग बेट कि अच्छे लेवल्स पे एंट्री की, वी मेक अबाउट 10-15% एंड गेट आउट ऑफ दोज पर्टिकुलर ट्रेडिंग बेट्स।
and there are some sectors which are consolidating, which are on path of longer growth trajectory, जिसके अंदर अगर मैं अपने आप को दोहराऊंगा से something like automobile, something like auto ancillary, something like pharma, something like healthcare, I think something like energy equipment, I think these are the sectors which are on growth path, consistent growth path. FIs की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, म्यूचुअल फंड्स की, सब पे इस पे नजर है. सो दीज आर द प्लेसेस वेयर वी हैव टू पार्क आवर लॉन्ग टर्म मनी फॉर ग्रोथ, एंड देयर आर प्लेसेस वेयर वी हैव टू डू दैट ट्रेडिंग काइंड ऑफ बेट्स बिफोर थिंग्स इवन आउट इन दो सेक्टर्स. सो आई थिंक मार्केट्स में काफी सतर्क रहना पड़ेगा, काफी अपना होमवर्क करना पड़ेगा. इट्स नॉट अ चाइल्ड प्लेस की जैसे होता है ना, कहीं भी आप घुसे या एंट्री कर लिया. आई थिंक दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इज हैपनिंग इन यूएस मार्केट्स, इन ताइवानीज मार्केट, इन कोरियन मार्केट, इन जापानीज मार्केट, कि आप कहीं पर भी घुसिए और आप पैसा करिए. आई हैव बीन रीडिंग आर्टिकल्स अबाउट कोरिया एंड ताइवान कि वहां पर लोगों ने अपने इंश्योरेंस के पैसे भी कैंसिल करा के इक्विटी मार्केट में डाल दिए. सो दैट्स अ वेरी डेंजरस जमाना हमारे यहाँ भी था. बट अगर पैसा बन रहा है तो आई थिंक दैट इज so that is happening in their market. So how it ends over there, it is to be seen. So to sum it up, I think we are on a very encouraging kind of scenario for our markets, and I think things look much more rosier what it was about 1 month or 2 months back. और मेरे को लगता है कि अगले 6 महीने से till about December markets यहाँ पर काफ़ी encouraging हैं. You just have to be aware and realistic and be cautious. पैसा काफ़ी अच्छा बनने को तैयार है हमारी मार्केट्स में. पैसा काफ़ी अच्छा बनने को तैयार है. सुदीप सर, आप क्या ऐड करेंगे? मैं तो ये सुनना चाह रहा था कि भाई ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, बैंकिंग सेक्टर भी, एफएसआई सेक्टर की अच्छी खबर है, एनबीएफसी चल ही रहा है कुछ ही दिन से. देखिए, पहले तो मैं थोड़ा ऐड करता हूं जो अभिषेक जी ने कहा कौन से सेक्टर वार खत्म होने के बाद बेनिफिट होगा. तो इसमें मैं एयरलाइन, एविएशन सेक्टर, क्योंकि जैसे हम जानते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल का प्राइसेस सिग्निफिकेंटली नीचे आया है और लगभग 40% उनका ऑपरेशन कॉस्ट एटीएफ है. तो एविएशन सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिट है. ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर को ओवरऑल मुझे लगता है अच्छा खासा बेनिफिट इस वार खत्म होने का मिलेगा. तीसरा फर्टिलाइजर, ये आमतौर पे सामने नहीं आता है, पर फर्टिलाइजर पे क्रूड ऑयल प्राइसेस का बहुत बड़ा असर है और सारे जो फर्टिलाइजर के जो कुछ हद तक इंपोर्टेड होता है और कंपोनेंट्स भी, मटेरियल्स भी इंपोर्ट होते हैं, तो फर्टिलाइजर्स के लिए भी माहौल अच्छा बनने की उम्मीद है वार खत्म होने के साथ साथ. और इसके बाद जो ओवरऑल माहौल बन रहा है, वार खत्म हुआ लग रहा है, ऑयल प्राइसेस नीचे आया है, करेंसी डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, वहां पे आरबीआई ने अच्छे कदम लिए हैं. इसके साथ साथ मॉनसून भी लग रहा है कि वापस इंडिया की तरफ आ गया है, हमारी तरफ आ गया है. और ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कितना देर तक ठीक ठाक चलेगा, वो सब देखना होगा. पर आज के दिन में जो स्थिति है, मॉनसून भी पॉजिटिव लग रहा है. तो ये सारे पॉजिटिव माहौल जो है, इसमें मैं कहूंगा कि कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में भी मोमेंटम अच्छा देखने की उम्मीद रहेगी. एफएमसीजी बोलिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोलिए, ऑटो एंसिलियरी, हर तरफ मुझे एज ऑफ नाउ पॉजिटिविटी दिख रहा है. और बीएफएसआई, यहाँ पे तो एक सेक्युलर अपट्रेंड की उम्मीद है आने वाले दिनों में. और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर बात करें, वहां पे तो जो टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो तो बिल्कुल नो ब्रेनर है, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से वहां पे डाउनसाइड बिल्कुल दिख नहीं रहा है और अपसाइड सिग्निफिकेंट है और बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कामकाज कर. तो बाय एंड लार्ज मुझे इक्विटी मार्केट का सिनेरियो, जैसे पंकज जी भी अभी कह रहे थे, it's more biased towards upside than downside, unless there is some major global event which upsets the entire calculation. हालांकि इसमें ग्लोबल इवेंट में सबका डर लगा रहता है, ट्रम्प साहब कुछ ना करें, लेकिन ये है कि आजकल सुबह उठते हैं तो कुछ वैसा हल्ला हंगामा वाला अपना ट्रूथ सोशल पर डालते नहीं है. आप में से किसी ने कहा भी बड़ा अच्छा कि नवंबर तक थोड़ा शांति रहेंगे, ऐसा मान के चला जा रहा है. अनिल जी, कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? जी, इसमें एक दो सेक्टर मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि ये जो, चूंकि जैसा हमने बात की कि इन्फ्लेशन की संभावना अब काफ़ी कम हो गई है और जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर था वो भी कम हो गया है, तो उसका सीधा असर जो है दिखाई दे रहा है कंजम्पशन पर और साथ में रियलिटी सेक्टर पर. अगर आप देखें तो मुझे रियलिटी सेक्टर के इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है और उसके स्टॉक्स में भी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है. और साथ में एनबीएफसी तो वो करेगा ही, कंजम्पशन में भी बढ़िया इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि जो एक लग रहा था कि भाई ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी तो लोग बड़ा सेलेक्टिव
सेलेक्टिवली कंज्यूम करेंगे वहां पे बढ़ने की उम्मीद है। तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट फिर सीधे सीधे आपको वहां मिलेगा। ऑटो एंसिलरीज में बहुत अच्छी डिमांड बनती हुई दिखाई देगी। तो ये सारे वो एरियाज हैं जहां पर हमें ध्यान देना। अच्छा, एक चीज और है, एनर्जी इक्विपमेंट में थोड़ा सा मैं सतर्क रहने की बात कहूंगा। एनर्जी सेक्टर तो ठीक है, लेकिन एनर्जी इक्विपमेंट में अभी अभी एक जो न्यूज हुई है कि भाई हम चाइनीज जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया है, तो भेल को छोड़ के बाकी सबके लिए बड़ा नेगेटिव है इस वजह से जो है। लेकिन ये एनर्जी जो जनरेशन वाली कंपनीज हैं, जो एनएचपीसी हो गई या और भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जो एनटीपीसी हो गई, इनको इक्विपमेंट्स अब अच्छे और सस्ते दामों पे मिलेंगे, तो वो उनके लिए पॉजिटिव होगा। वहां पे आपको इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट अभी आने वाले समय में दिखाई देगा। तो ये एक ट्रेडिंग कॉस्ट के रूप में बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और इक्विपमेंट कंपनियां जो हैं, जो तेजी देखने को मिली थी, वो थोड़ा सा ठंडा रहेंगे एकदम। अभी मार्केट उनको रिएक्ट कर भी रहा है। केवल भेल, चूंकि भेल देखिए गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड है और उसके साथ ऐसी चीजें नहीं होंगी, तो वहां पर भेल अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। उसके अलावा जो बाकी हैवी इक्विपमेंट कंपनीज हैं जो पावर सेक्टर के लिए इक्विपमेंट बनाती हैं, उनमें बड़ी तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज भी काफी उसमें सेलिंग हुई है। और उनके रिवर्स में अगर हम जाते हैं, तो जो उन इक्विपमेंट्स को यूज करती हैं उनके लिए बड़ा अच्छा एक फायदे का सौदा आने वाले समय में मिलेगा। सस्ता और अच्छा इंटरनेशनल क्वालिटी का उनको इक्विपमेंट मिलेगा। और जो स्कैरसिटी थी इक्विपमेंट की साहब मजबूरी थी कि बस इसी क्वालिटी का इतना ही लेना है, वो मजबूरी खत्म हो जाएगी। सेक्टर और है, चूंकि आपने पावर इक्विपमेंट की बात करी, तो सेक्टर स्पेसिफिक मेटल सेक्टर और दूसरा एफएमसीजी सेक्टर। तो मेटल सेक्टर में जो थोड़ा सा जो रैली गिरा है, इसको कैसे देखा जाए अग्रवाल साहब? देखिए, मेटल सेक्टर के अंदर में आप बहुत ज्यादा इस पे प्ले इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज ये अब इन दिनों में कुछ सेक्टर्स में ही ये यूज होने वाला है, राइट। अभी अगर जैसे हमने आईटी की बात कर ली, पावर जनरेशन की बात कर ली, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट एंड यूज नहीं है। दूसरी बात है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस की डायरेक्शन के बेसिस पे ये तय होता है कि भाई किस तरह से जाएंगे। तो मेरा ये देखना है कि इसमें जो चुनिंदा बड़े लार्ज प्लेयर्स हैं, वो एक सेफर बेट है अपने पोर्टफोलियो में रखने के हिसाब से। हालांकि अगर हम इसे देखें तो अगेन ये थोड़ा सिक्लिकल होता है, और मैं जनरली सिक्लिकल कंपनीज अवॉइड करता हूं अपने खुद के प्रेफरेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ये तो नहीं कहूंगा कि मैं कोई बहुत ज्यादा बुलिश हूं, बट हाँ ये है कि इंटरम में क्योंकि करेक्शन आया और अब वहां से कुछ चीजें ईज आउट हो रही है, तो कुछ फायदा तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ बाउंस बैक इस सेक्टर के अंदर। अनिल जी कुछ इशारा कर रहे थे। जी, मेटल को लेकर के जैसे हमने देखा कि पिछले कुछ समय बहुत बढ़िया उसने रन दिया, अब थोड़ा सा एक कूल ऑफ मोड में है। लेकिन मेटल को जो डिसाइडिंग फैक्टर है ना लक्ष्मण जी, वो आ रहा है चाइना से, क्योंकि चाइना देखिए पूरे वर्ल्ड के मेटल मार्केट को चाइना ही रेगुलेट करता है। तो अभी चाइना में जो मेटल को लेकर जो उनकी स्टिमुलस पॉलिसी आने वाली है, अगर वहां पर कुछ पॉजिटिव आता है तो फिर उससे बहुत बढ़िया एक आपको मेटल के अंदर में तेजी दिखाई देगी, उनके पूरे मार्केट में तेजी दिखाई देगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं जो है ये प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन का फेज थोड़ा बना रहेगा। हालांकि लॉन्गर टर्म में मैं फिर कहता हूं मेटल सेक्टर पर मैं पॉजिटिव इसलिए रहता हूं क्योंकि रिसोर्सेज बड़े तेजी से हम कंज्यूम कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। तो लॉन्गर टर्म के लिए जो है ये मेटल सेक्टर एक, मैं इसको साइक्लिकल अब नहीं मान रहा है, एक जमाने में हुआ करता था साइक्लिकल, लेकिन अब चूंकि रिसोर्सेज का हम जिस तरीके से फास्ट कंजम्पशन कर रहे हैं, तो अब इनकी जो अवेलेबिलिटी है, इनकी जो डिमांड प्रेशर है वो काफी ज्यादा है बनिस्बत सप्लाई के। तो वो एक लंबे समय की अवधि के लिए भी मैं मानूंगा कि इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इसको रखा जा सकता है और आपको लॉन्गर टर्म में मेटल में अच्छे रिटर्न दिखाई देंगे। में अच्छे रिटर्न दिखाई देंगे। हालांकि मेटल में गोल्ड भी आ जाता है, कुछ लोगों ने गोल्ड में फिर से पैसा डालना शुरू कर दिया है। लेकिन शो का समय अब सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ है। अगले हफ्ते अगर किसी को कुछ पैसा वैसा डालना हो तो सुदीप सर कहां डाला जाए? पंकज जैन फिर आता हूं आपके पास। मैं तो यही कहूंगा कि ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में ध्यान दीजिए। ऑटो एंसिलरी में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं और ये ग्लोबल कंपनीज हैं। ये सिर्फ इंडिया में सप्लाई नहीं करते हैं, ग्लोबली सप्लाई करते हैं जी, एक्सपोर्ट भी करते हैं। और हमारे कंपनीज बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के बन गए हैं जो कि ग्लोबली माने जाते हैं आज के दिन में। तो हम लोग जैसे आईटी कंपनीज के बात करते हैं, दुनिया भर में काम करते हैं, वैसे ऑटो एंसिलरी कंपनीज भी दुनिया भर में काम कर रहे हैं, फार्मा कंपनीज भी दुनिया भर में काम कर रहे हैं। तो ऑटो एंसिलरी और फार्मा, ये दोनों क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए निवेशक। हालांकि इसमें एक चीज और जोड़ दूं मैं कि ढेर सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं ना, उसमें कई देशों में भारत के जो ऑटो कंपोनेंट हैं उसके लिए बड़ा ड्यूटी रिबेट मिल रहा है। ये भी अपने आप में एक लॉन्ग टर्म में एक अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी दिख रही है। बाकी स्टॉक के हिसाब से तो आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। पंकज जैन साहब, एक हफ्ते में कुछ लगाना तो लक्ष्मण जी, जैसा
देखो ऑटो एंसली और फार्मा, आई थिंक दीज आर एवरग्रीन काइंड ऑफ सिनेरियो, लॉन्ग टर्म सिनेरियो बेट्स हैं जो कि ग्रोथ के लिए हर इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए। जो आपने सवाल पूछा था कि अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें अगले 2, 4, 5, 6 हफ्ते में कहाँ हमारे को एक गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेडिंग दिखती है ऑन अ फंडामेंटल बेसिस एज वेल एज टेक्निकल बेसिस, मेरे को लगता है गुड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और अच्छे एनबीएफसीज, आई थिंक इन दोनों में अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिली है, नीचे से मोमेंटम देखने को मिला है, एक नई बाइंग देखने को मिली है। और जिस तरह से अब एक माना जा रहा है कि इमीडिएटली कोई ऐसा खतरा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, मेरे को लगता है कि ये दोनों सेक्टर एक थोड़े से अंडर ओन सेक्टर्स भी हो गए थे। सो गुड एनबीएफसीज, लार्ज कैप एनबीएफसीज एंड लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफ़ी आई थिंक रीजनेबल वैल्यूएशन पे हो गए थे। ये दो सेक्टर को भी काफ़ी एनकरेजिंगली देखा जा सकता है। हालांकि आप लोगों ने अलग अलग सेक्टर की बात की, लेकिन मुझे अभी भी अब शो खत्म करते करते एक ही लाइन याद आ रही है जो अभिषेक अग्रवाल साहब ने जो उठाया था और बाकी लोगों ने कुछ हद तक सपोर्ट भी किया था कि एफआईज का जाना थोड़ा सा कम हुआ है, आने के संकेत मिल रहे हैं, तो जब आने शुरू करेंगे तो हो सकता है बाकी सारे सेक्टर में रौनक फिर से लौटने लगेगी। और इसी नोट के साथ हम लोग शो को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।